Again, a very good evening, everyone. We are back with another current affairs lecture. That is, आज का जो हमारा टॉपिक है that is public debt dilemmas, navigating India's fiscal landscape. आपने आज जो IMF की रिपोर्ट में क्या डायलेमास के बारे में बात की गई है, ये इसके आप लोग ने हेडलाइंस पढ़े होंगे, चाहे जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो इससे रिलेटेड आईएमएफ की रिपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, है ना। तो आज उसी इशू के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें सिर्फ हम लोग न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे, हम लोग उसके बैकग्राउंड को भी कवर करेंगे। चलो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, but say let me just introduce myself. My name is Vidushi Padhyay and हम welcome to I welcome you all to the Endeavor Prep. यहाँ पे आप सारे जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, ठीक है, जितने भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या एमपी स्टेट एग्जाम्स, यूपी स्टेट एग्जाम्स, यूपी पीएससी पीसीएस एग्जाम जो है, यूपी पीएससी की भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है ना। तो उन सब की आप यूपीएससी से लेके सारे एग्जाम्स की हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दें। ये हमारा टेलीग्राम है, दिस इज़ फेसबुक अकाउंट, ये हमारी वेबसाइट है, दिस इज़ इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। इन सब पे आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो आप हम उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम टेलीग्राम पे भी हर जगह अपनी वीडियो साथ ही साथ जो नोट्स हैं हमारे वहाँ पे वो शेयर करते रहते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू फॉलो ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। चलो, मेनली इसमें हुआ क्या है कि आईएमएफ ने एक तरीके से क्या किया है, इंडिया को एक्नॉलेज तो किया है कि कैसे उसने इन्फ्लेशन मैनेजमेंट किया है अपनी कंट्री में, लेकिन साथ ही साथ कुछ कंसर्न्स भी शो किए हैं, कुछ दिक्कतें दर्शाई हैं, ठीक है, इंडिया के डेट को लेकर के, ठीक है। इंडिया का डेट मैनेजमेंट जो है उसको लेकर के थोड़ी चिंतन के बारे में बात की गई है, थोड़ा चिंतन किया गया है यहाँ पे, थोड़ा कंसर्न्स शो किए गए हैं आईएमएफ के द्वारा। ओके, मेनली इसमें क्या है, दैट इज लेटेस्ट एनुअल कंसल्टेशन रिपोर्ट जो आईएमएफ रिलीज किया है, ठीक है। एनुअल कंसल्टेशन रिपोर्ट ये रिलीज करता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स वैसे तो आईएमएफ रिलीज करता है, उसमें से एक रिपोर्ट है दैट इज एनुअल कंसल्टेशन रिपोर्ट। उसमें जो उसने बात की है, क्या किया है, उसने एक्नॉलेज किया है इंडिया के इफेक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को, लेकिन उसने अपनी चिंता दर्शाई है, उसने कंसर्न शो किया है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर के इंडिया डेट के, ठीक है। इंडिया का जो डेट है, इंडिया डेट हिंदी में क्या इसका वर्ड होता है, दैट इज उधार, ठीक है, उधार। तो इंडिया का जो डेट है उसके लिए, मतलब उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ चिंताएं दर्शाई हैं, कुछ कंसर्न्स शो किए हैं, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन आगे कवर करेंगे। ये मेन क्रक्स है कि मेनली इस पूरे जो न्यूज़ आप लोग ने आज न्यूज़ में पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने उसका पूरा ये क्रक्स है, ठीक है। अभी इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। देखो, मेनली की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं आईएमएफ की रिपोर्ट के, ठीक है। व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस? पहला, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट वन, कंसर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियाज डेट। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें मतलब इंडिया की गवर्नमेंट का जो डेट है, वो उसमें कहा गया है, इसकी रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में रिलीज किया गया है कि 100% जो इंडिया की जीडीपी है उसका 100% तक वो रीच कर सकता है बाय 2080। इंडिया का इंडिया की जो गवर्नमेंट का डेट है वो 100% तक पहुंच सकता है ऑफ इट्स जीडीपी, किस साल तक, 2028 तक, ठीक है, जिसकी वजह से एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कंट्री में। ये पहला पॉइंट बताया गया है आईएमएफ की इस रिपोर्ट में। सेकेंड वन इज क्लासिफाइड इंडियाज एक्सचेंज रेट रिजाइम। सबसे पहले रिजाइम, यहाँ पे वर्ड समझ लो, रिजाइम मतलब क्या होता है, एक दौर, ठीक है, दौर कह लो या एरा कह लो। तो मेन रिजाइम का मतलब होता है ये। एक्सचेंज रेट क्या होता है, व्हाट इज एक्सचेंज रेट? यहाँ पे बहुत लोग को पता होगा जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होंगे, लेकिन बहुत लोग को नहीं भी पता होगा। एक्सचेंज रेट सिंपल सी भाषा में ये समझ लो, मान लो मेरी कंट्री कौन सी है, मैं कौन से देश में रह रही हूँ, मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ। अगर दूसरी कंट्री हम लोग ले लेते हैं, यूएसए ले लेते हैं, ठीक है। तो यूएसए में जो यूएसए की करेंसी है डॉलर्स, और हमारी जो करेंसी है, ठीक है, दैट इज
इंडियन नेशनल रुपीज INR, दोनों का एक्सचेंज रेट, मान लो इंडिया की क्या वैल्यू, इंडिया की करेंसी की क्या वैल्यू है US डॉलर के कंपैरिजन में, उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक करेंसी को जब एक्सचेंज करना हो तो उस पर क्या रेट मिल रहा है किसी करेंसी को, तो वो होता है मेनली एक्सचेंज रेट किसी भी दो कंट्री के बीच का। तो यहाँ पे इंडिया के एक्सचेंज रेट के बारे में एक चिंता दर्शाई गई है। ठीक है, एक स्टेबलाइज अरेंजमेंट करने की जरूरत है इंडियन एक्सचेंज रेट सिस्टम में। फिर साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आगे हम लोग वे फॉरवर्ड जब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पूरे इशू को क्या कदम उठा सकती है सरकार, जो कि जिससे कि ये सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस स्टेबलाइज अरेंजमेंट के लिए, इन अ स्टेबलाइज अरेंजमेंट द गवर्नमेंट फिक्सेस the exchange rate where floating exchange rate system it is determined by the demand and supply forces in foreign exchange market। इसमें सीधा सा सोल्यूशन भी IMF ने अपनी रिपोर्ट में दे दिया है कि कोई भी स्टेबलाइज अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है उसमें स्टेबलाइजेशन लाने में, ठीक है, स्टेबलाइज अरेंजमेंट करने में क्या करती है कोई भी देश की गवर्नमेंट, वो अपने देश में एक्सचेंज रेट में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए वो मेनली क्या करती है, मेनली क्या करती है, उसको वो डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा इन अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इन अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई कैसे किसी भी चीज़ को मान लो प्राइस हो गया या कोई भी रेट हो गया उसको कैसे डिटरमाइन करता है, इसका फटाफट से इकोनॉमिक्स ये समझ लो कि ये हैं दो हमारे कर्व्स, ये एक होता है डिमांड कर्व, एक होता है सप्लाई कर्व। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई कर्व्स और डिमांड कर्व्स के बारे में आप लोग जब इकोनॉमिक्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, बिकॉज यू ऑल आर एस्पिरेंट्स, तो फिर आप लोग को बार बार टर्म सुनने को मिलता होगा। तो जब हम लोग बात करते हैं कि प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से, और साथ ही साथ रेट वगैरह डिटरमाइन होता है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये ग्राफ, ये तो हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, ये एक्सेस होता है। ठीक है, और रुको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में बना देती हूँ। ये हमारा एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमारा दो होता है। इसमें बनाते हैं हम लोग दो कर्व्स। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, मान लो कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, देश में उसकी कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई हो रही है, लोग के द्वारा कितनी डिमांड है उसकी कितनी सप्लाई हो रही है, तो उसी के बेसिस पे उसी डेटा का यूज करके दोनों कर्व्स बनाए जाते हैं, और जहां पे ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे लेते हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन, जब हम लोग इसको एक्सेस पर लेकर के आएंगे तो ये होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी बिकनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, इतनी क्वांटिटी बिकनी चाहिए, डिमांड जो है इतनी, इसको सेटिस्फाई करना विल बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और यहाँ पे जो P, यहाँ पे जब एक्सेस पे आ रहा है, ये यहाँ पे प्राइस वाले एक्सेस पे, तो इतने प्राइस पे बिकना कोई भी जो प्रोडक्ट है, हम लोग ने एप्पल का एग्जांपल लिया था, तो ये होगा उसका इक्विलिब्रियम प्राइस। इससे ऊपर जाएंगे, इससे नीचे प्राइस रखेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर स्टेबलाइज्ड पॉइंट कौन सा होगा किसी भी प्रोडक्ट का, वो होगा ये, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग एक्सेस पर जहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, ये हो गया छोटा सा इकोनॉमिक्स, बस ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। इसमें हाँ, स्टेबलाइजेशन अरेंजमेंट वाला पॉइंट समझ में आ गया कि किसी भी स्टेबलाइज अरेंजमेंट में, किसी भी स्टेबलाइज जब स्टेबलाइजेशन की तरफ किसी भी देश की सरकार जो है कदम बढ़ाती है, तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट को वो फिक्स करती है। बल्कि जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है किसी भी देश में, तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा जो है वो हर डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक डेट होता क्या है, अभी हम लोग ने बहुत जगह वर्ड सुन लिया, दैट इज डेट। हम लोग ने डेट वर्ड सुन लिया कई बारी, स्लाइड 1 से लेकर के अभी तक। तो मिनी पब्लिक डेट होता क्या है, पब्लिक डेट होता है मिनी, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट ओन्स टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड डोमेस्टिक लेंडर्स। मान लो यहाँ पे एक इसको सबसे पहले से समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल जितना भी पैसा किसी भी देश की सरकार, ठीक है, उसने उधार ले रखा है एक्सटर्नल क्रेडिटर्स से,
साथ ही साथ डोमेस्टिक लेंडर से, मान लो अपने देश के विद इन उसने कुछ लेंडर से लेंड किया हुआ है, उधार लिया हुआ है पैसा, वो, और साथ ही साथ उसमें और कौन से पैसे इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमारे देश की सरकार ने हमारे देश के बाहर के कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई देश हो गया जिससे उधार ले रखा है, तो मान लो वर्ल्ड बैंक से ले लिया इंडिया ने उधार, तो ये सारी चीजें मान लो 2023 में, जस्ट एन इमेजिनरी डेटा, मान लो 10 लाख का इसने उधार लिया था, ठीक है, लोन लिया था इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से, तो ये भी किसके अंडर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा पब्लिक डेट के विद इन ही ये आ जाएगा। फिर इंडिया में पब्लिक डेट जो है उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड यूजिंग फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटी वाला पॉइंट आ जाता है, लेकिन इसको, इस पॉइंट को जानना इतना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग को याद रखना है तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या समझना था कि पब्लिक डेट होता क्या है, तो मेनली इसमें कहा गया है पब्लिक डेट वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर जितना भी पैसा है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि उसके ऊपर है एक उधार के तौर पे, ठीक है, जो कि उसने किससे ले रखा है, एक्सटर्नल क्रेडिटर से, जो भी उसने बाहर के देशों से या कहीं किसी वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया हो, ये सारा पैसा टोटल पब्लिक डेट के अंदर में आ जाता है, इसकी मीनिंग के अंडर में, ठीक है। इंडिया में मेनली पब्लिक डेट जो है उसमें वो सारे ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के जो कि रिक्वायर्ड हैं सेटल करने के लिए, ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड एंड यूजिंग फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें मेनली दो टाइप के डेट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल डेट, एक होता है इंटरनल डेट। जो एक्सटर्नल डेट होता है, दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज डेट, ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ कंट्रीज डेट ओन्ड टू फॉरेन क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट एंटिटीज आउटसाइड द कंट्रीज। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल डेट, मान लो इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट, मान लो कोई स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं जिसमें इंडिया और एक्सटर्नल डेट इन दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसमें आ जाएगा कोई भी दूसरे देश की सरकार से, अगर मान लो हमारे देश की सरकार ने उधार लिया वो, दूसरा आ जाएगा किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया, मान लो वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सब से इंडिया कभी उधार लेती है तो वो भी एक्सटर्नल डेट के अंदर ही आ जाएगा, इसी कैटेगरी के अंडर में। साथ ही साथ कोई दूसरे देश की कंपनी है बहुत बड़ी, उससे हमारे देश के सरकार ने उधार ले लिया, तो ये भी एक्सटर्नल डेट की मीनिंग के अंडर में ही आ जाता है। फिर इंटरनल डेट की बात करते हैं। इंटरनल डेट क्या होता है, मेनली इंटरनल डेट होता है, दिस इज द डेट ओड टू लेंडर्स विद इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, बैंक्स एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इंटरनल डेट मेनली क्या होता है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये वो उधार होता है या ये वो लोन होता है, डेट होता है जो कि किसके ऊपर होता है, लेंडर्स के ऊपर, हमारी कंट्री के अंदर ही अंदर, ठीक है। हमारी कंट्री में मान लो मैंने उधार लिया, मैं सरकार का हिस्सा हूँ या हम मतलब मैं चाहे इंडिविजुअल हूँ या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या कोई पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है, मैंने किसी हमारी देश की किसी बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी से उधार ले लिया या किसी इंडिविजुअल से उधार ले लिया या किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से उधार ले लिया, जैसे कि हम लोग अभी हमारे सिलेबस में सेंट्रल बैंक में भी हम लोग चैप्टर कवर करेंगे इकोनॉमी वाले पार्ट में, तो सेंट्रल बैंक में हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, साथ ही साथ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आरबीआई से, सेंट्रल बैंक जो हमारी कंट्री का दैट इज आरबीआई, उससे भी पैसा उधार लेती है। तो वो सब ये सारी चीज़ें कि कोई एक हमारे देश की सरकार आरबीआई से पैसा ले रही है, तो ये एक एग्जांपल हो गया, ये भी इंटरनल डेट की कैटेगरी के अंडर में ही आ जाता है, ठीक है। इंटरनल डेट जो है उसको फर्दर भी कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसको इतना जानना जरूरी नहीं है, बस ये दोनों टर्म यहाँ पे मैंने क्यों डाले हैं क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज कभी कभार न्यूज़पेपर जब आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमी वाला सेक्शन, तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स उसमें देखने को मिल जाते हैं, तो बस आप लोग को इतना ही जानना जरूरी है कि ये दोनों वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, ये दोनों इंटरनल डेट से इंक्लूड से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके आगे इसके बारे में क्या है, ये सिक्योरिटीज होती हैं, ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
हाँ, मेनली इसका ऑब्जेक्टिव देखो, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट इसको कवर कर लिया यहाँ, कि पब्लिक डेट होता क्या है, कैटेगरीज क्या है इसकी मेनली, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इतना मतलब 3-4 स्लाइड मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब हम लोग अगर मैं आप लोग को डायरेक्ट न्यूज़ पढ़ाने बैठा दूंगी, ये वाला पूरा स्लाइड क्या है कि जो हम लोग ने न्यूज़पेपर से उठाया है कंटेंट, ठीक है, क्या मतलब न्यूज़पेपर में आया था, क्या क्या चीज़ें इस रिपोर्ट में दी गई हैं, अगर मैं डायरेक्टली आप लोग को पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग ये बैकग्राउंड पे पढ़ रहे हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि क्यों पब्लिक डेट की ये क्यों डेट क्यों लिया जाता है, ठीक है। मान लो इसके कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से कुछ रीजन क्या हो जाता है, एक तो होता है फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम लोग फिस्कल पॉलिसी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसके उसके अंदर दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है टैक्सेशन, एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट टैक्सेशन, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी के अंडर में। तो जो गवर्नमेंट टैक्सेशन होता है, ठीक है, उसमें मतलब जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्सेशन हमारे ऊपर, एंटिटीज के ऊपर, हमारे देश में जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर, तो ये टैक्सेशन के कैटेगरी में आ जाता है। फिर टैक्सेशन से जो हम पैसा मिला सरकार को, तो उन पैसों का कहाँ कहाँ सरकार खर्च कर रही है उन पैसों को, उसको उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं। तो ये समझ में आया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, कि जो भी रेवेन्यू आया टैक्सेशन से, जो भी पैसा आया मिला सरकार को, उसको खर्च करना सरकार के द्वारा अलग अलग फैसिलिटीज में, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लाइक रोड्स बनाने में, और रोड्स बनाने पे हो गया, ब्रिजेस बनाती है सरकार। अब बहुत सारी पॉलिसी स्कीम्स चलती हैं जिसमें फ्री में खाना, जैसे मिड डे मील टाइप का, जिसमें फ्री में खाना देना बच्चों को। तो इन सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, ये तो हो गया कि मान लो जब हम लोग फिस्कल पॉलिसी मान लो पढ़ रहे हैं तो हम लोग टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर, एक सिचुएशन ऐसी थ्योरी में तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब टैक्सेशन मान लो कितने का इम्पोज किया, टैक्सेशन से रेवेन्यू आया मान लो 2,000 रुपये का सरकार को एक साल में। अब ऐसा तो है नहीं कि उनका जो एक्सपेंडिचर उन्होंने साल भर में सोच रखा था कि हम इतना खर्चा करेंगे तो वो 2,000 का ही हो। हाँ, वो लोग हो सकता है सरकार ये सोच रही होगी हमारा हमें इस साल मिलेगा 3,000 का रेवेन्यू, लेकिन उतना तो मिला नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब टैक्सेशन से पैसा मिलने के बाद भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचता है, ठीक है, पूरा पूरा पैसा खर्च हो गया, फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर के लिए, कि मान लो उसे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना था, अब उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो चाहे वो एक्सटर्नल डेट के जरिए चाहे वो इंटरनल डेट के जरिए वो पब्लिक डेट करेगी, ठीक है, वो कहीं से उधार लेगी, वो लोन लेगी सरकार, ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए उस साल के। फिर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों पब्लिक डेट, क्यों डेट लिया जाता है सरकार के द्वारा, ये फर्स्ट रीजन। सेकेंड वन इज स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, पब्लिक डेट जो है वो स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाता है काउंटर साइकिल करने के लिए, काउंटर साइकिल मेजर के तौर पे इकोनॉमी को, हमारे जो देश की इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब देखो बहुत सारे मतलब ऐसे सिचुएशंस आते हैं इकोनॉमी में, जब वो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं। मान लो अ, हाँ देखो, मान लो कि बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई इकोनॉमी में। महंगाई कैसे बढ़ती है, हम लोग इन्फ्लेशन पे भी एक चैप्टर कवर करेंगे, एक वीडियो कवर करेंगे, महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। मान लो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन कब होता है, जब इकोनॉमी में जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास पैसे कम होते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं उनके लिए, तो ये मेनली होता है महंगाई, ये होता है इन्फ्लेशन, सबसे सरल भाषा में यही होता है महंगाई। अब अब देखो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम है तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तो महंगाई बढ़ रही है। कभी कभार सरकार के पास भले ही पैसा नहीं है उसको, लेकिन ज़रूरत है कि वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कम करे, वो स्टेबलाइज करे इकोनॉमी को, वो नॉर्मल दर पे लेकर के आए इकोनॉमी को हमारी। उसके लिए कभी कभार अपनी तरफ से मार्केट में पैसा लगा देती है, ठीक है। प्राइजेस कम नहीं हुए हैं प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम नहीं हुए हैं, उसने बस मनी सप्लाई बढ़ा दिया है, बहुत सारे मतलब
बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो उनको मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरीके से ये तो ये इन्फ्लेशन का एग्जांपल कि इन्फ्लेशन जब होता है, महंगाई जब होता है, तो उसमें इकोनॉमी में अपनी तरफ से पैसा लगा करके, अपनी तरफ से पैसा बढ़ा करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो उसको इंक्रीज करती है सरकार, जिसकी वजह से महंगाई जो है एक नॉर्मल स्तर पे आती है, एक स्टेबलाइज सिचुएशन आता है इकोनॉमी में। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि क्यों डेट लेती है, क्यों उधार लेती है सरकार। फिर और भी रीजन हो गया मैनेजिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का एग्जांपल मैंने यहीं पे दे दिया, इन्फ्लेशन वाली में आ जाता है कि कैसे लिक्विडिटी मतलब होता है मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में, तो उसको कैसे कैसे मैनेज करती है सरकार, ये हम लोगों ने इन्फ्लेशन में समझ लिया। फिर उसके इन्फ्लेशन के एग्जाम्पल में फिर डेवलपमेंट प्लान्स जो होते हैं उसको फाइनेंस करने के लिए, मान लो हमेशा नहीं, मान लो कि सरकार ने 2023 में बहुत सारे प्लान्स बनाए, मतलब टोटल 23 प्लान्स बनाए, जस्ट सपोज दैट सिचुएशन। तो अब जरूरी नहीं है कि टैक्सेशन से जितना रेवेन्यू आया है सरकार के पास उतना रेवेन्यू काफ़ी हो उन सारे प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए, उन सारे डेवलपमेंटल प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए। उस 23 में से 4 जो हैं, 19 तो पूरे मतलब पूरे पैसे पड़ गए। ठीक है, पूरे पैसे यूटिलाइज हो गए, रेवेन्यू से जितना पैसा आया पूरे के पूरे पैसे यूटिलाइज हो गए 19 प्रोजेक्ट्स में। अब पैसा बचा नहीं, अब लेकिन 4 प्रोजेक्ट्स और करने हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया है, प्रोक्लेम कर दिया है कि हाँ यहाँ यहाँ रोड्स बनेंगी, यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। पॉलिसी भी इन पेपर स्टार्ट कर दी गई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ दिनों में स्टार्ट होना था। अब यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, सरकार उधार लेगी। ठीक है, अनदर रीजन फॉर पब्लिक डेट। अब देखो कुछ इसके मेजरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं पब्लिक डेट वगैरह को मेजर करने के लिए। ठीक है, पब्लिक डेट को मेजर कैसे किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीज जीडीपी। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा डॉट्स आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ डॉट्स आप लोग कनेक्ट करने की ट्राई करोगे तो फिर आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। हम लोगों ने क्या कहा कि जो पब्लिक डेट होता है उसको मेजर किया जाता है कि मतलब जब मुझे देखना है कि पब्लिक डेट किसी भी देश का कितना कम है या कितना ज़्यादा है, किस लेवल पे है, तो मैं किसको देखूंगी, सबसे पहले मैं जीडीपी को देखूंगी, उस जीडीपी का कितना परसेंटेज है। ठीक है, पब्लिक डेट कितना परसेंट क्या होता है, मेनली उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीज जीडीपी। ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है उसका एज अ परसेंटेज देखा जाता है पब्लिक डेट को। और उसको एक और टर्म यूज किया जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो, पब्लिक डेट को एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। अब यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट करने वाली क्या बात मैंने कही थी, दैट इज हम लोगों ने हेडलाइन में क्या पढ़ा था, पब्लिक डेट डायलेमास नेविगेटिंग इंडिया फिजिकल लैंडस्केप। ठीक है, ये दूसरा मतलब मैं बताऊं आप लोग को, मैंने न्यूज़ ये पूरे स्लाइड का जो कंटेंट है 2-3 न्यूज़पेपर से लिया है, लेकिन उसमें से सबसे सिंपल वाली जो हेडलाइन थी, जो मुझे लगता है जो आप लोग अपने नोट्स में लिखोगे और लॉन्ग टर्म में आप लोग को याद रहेगा, इसलिए मैंने सबसे सिंपल वाला उठाया। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग बार बार जीडीपी की बात कर रहे थे। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिर यहाँ पे हम लोग ने देखा था एक और एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग ने देखा था 100% ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्यों बार बार हम लोग देख रहे थे पब्लिक डेट की जब बात कर रहे थे, तो क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मेजर किया जाता है पब्लिक डेट को। मेजरमेंट ही इसका जीडीपी के जरिए होता है, इस वजह से हम लोग बार बार जीडीपी की बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट 1 सेकेंड, ओके। हाँ, अब देखो ये जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, की कंसर्न्स पब्लिक डेट के। ठीक है, इंडिया में क्या सिचुएशन है पब्लिक डेट को लेकर के, उस रिपोर्ट में, आईएमएफ की रिपोर्ट में क्या क्या दर्शाया गया है, उसको हम लोग ने डिस्कस किया। फिर हम लोग ने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किया कि क्या होता है पब्लिक डेट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि मेनली पब्लिक डेट मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई तो रीजन होगा कि क्यों इश्यूज आ रहे हैं। अब उन इश्यूज से के रिगार्डिंग क्या क्या कंसर्न्स हैं इंडिया में, ठीक है, क्यों पब्लिक मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या उसके रिगार्डिंग क्या क्या इस रिपोर्ट में डेटा मेंशन किया गया है, वो सब हम लोग अगले 2-3 स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बर्जनिंग पब्लिक डेट लेवल्स इन इंडिया। बर्जनिंग मतलब क्या होता है? मेनली फ्लरिशिंग, मतलब कोई भी चीज इंक्रीज होना या बढ़ना, ठीक है। फ्लरिशिंग, बढ़ना या इंक्रीज होना, बर्जनिंग का मतलब होता है। देखो, बर्जनिंग पब्लिक डेट लेवल्स इन इंडिया, इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि जो पब्लिक डेट लेवल है उसका डेटा भी मेंशन किया गया है कि किस लेवल से वो जो पब्लिक डेट है इंडिया का वो इंक्रीज हो रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डेट है वो 155.6 ट्रिलियन था, या जैसे कह सकते हैं 57.1% हमारा इंडिया की जीडीपी को, जीडीपी का कितना परसेंटेज था? 57.1%, ठीक है। कब? मार्च 2023 में, ठीक है। ज्यादा पहले की बात नहीं हो रही है, मार्च 2023 की ही बात हो रही है। उसमें यहाँ पे तो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई, इसका कितना डेट था। अब with state governments adding about 28% to the GDP to overall debt burden, यहाँ पे 57.1% की बात हो गई ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कितना ऐड कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कितना डेट आ रहा है? वो आ रहा है कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 28% ऑफ इंडिया जीडीपी, ठीक है। ये एक डेटा हो गया जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। फिर क्या कह रही है? इंडिया पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। पब्लिक डेट के लिए हम लोग एक और टर्म हम लोग ने क्या देखा था? दैट इज पब्लिक डेट टू रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, ये भी हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो इंडियाज पब्लिक डेट टू रेशियो जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 81% से इन द 2005 to 6 फाइनेंशियल ईयर टू 84% इन 2021 to 2022, ठीक है। इतने सालों में 81 से लेकर के 84 तक ये इंक्रीज हुआ है इंडियाज पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। अब लेकिन ये वापस से 81% पे वापस आया है 2022 से लेकर 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स, आप देखो इंडिया ने उधार तो लिया है लेकिन इंटरेस्ट भी तो लगता है ना। मान लो हमारे पेरेंट्स जो हैं कभी हाउस लोन वगैरह लेते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि अरे इसका इंटरेस्ट बहुत हाई है, ये वाला बैंक बहुत हाई इंटरेस्ट दे रहा है। तो हाई इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि जब मैं लोन किसी चीज़ का चुका रही हूँ तो उस पर मुझे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है इंडिया में वो कितना अमाउंट कर रहे हैं? टू मोर देन 5% ऑफ द जीडीपी। लोन तो जितना वापस चुका रहा है इंडिया वो तो चुका ही रहा है, लेकिन 5%, ठीक है। छोटा अमाउंट 5 से लग रहा होगा बट ये 5% बहुत बड़ा होता है जीडीपी की बात की जाए तो 5% जो है जीडीपी का वो खाली इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जा रहा है इंडिया का जीडीपी का 5%, ठीक है। फिर आते हैं लिमिटेशंस ऑन फिस्कल पॉलिसी, ये दूसरा कंसर्न है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी पे लिमिटेशन। फिस्कल पॉलिसी मेनली होता क्या है समझ लो। फिस्कल पॉलिसी होता है वो सारे डिसीजन सरकार के जो कि गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। वो सारे डिसीजंस या वो सारी पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट टैक्सेशन या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग बनाई जाती है वो सारी पॉलिसीज आ जाती हैं फिस्कल पॉलिसी के अंडर में। तो ये होता है मेनली फिस्कल पॉलिसी या उसकी डेफिनेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं? लिमिटेशन किस पे है? फिस्कल पॉलिसी पे। हाई लेवल्स ऑफ पब्लिक डेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है गवर्नमेंट की कैपेसिटी को टू इनैक्ट काउंटर साइकिल फिस्कल मेजर्स इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टर्न डाउन, ठीक है, डाउन टर्न्स। तो बहुत ज़्यादा जो पब्लिक डेट का जो हाई लेवल्स हैं वो सरकार की जो कैपेसिटी है काउंटर साइकिल फिस्कल मेजर्स, मतलब फिस्कल मेजर्स मतलब होते हैं जो भी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम कुछ हम क्या मतलब सरकार कुछ अंडर फिस्कल पॉलिसी फिस्कल मेजर्स अपनाती है जिससे वो फाइनेंशियल इश्यूज, वो फाइनेंशियल दिक्कतें उसको सॉल्व कर सके। तो उसमें जब भी सरकार जो इन द लॉन्ग टर्म जब भी ऐसे कुछ कदम उठाने जाएगी, फिस्कल मेजर्स कुछ उठाने जाएगी तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं अगर ये पब्लिक डेट का जो हाई लेवल से ये मेंटेन रहा लंबे टाइम तक, ठीक है। फिर लोअर क्रेडिट रेटिंग्स, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं? परसिस्टेंटली हाई डेफिसिट्स एंड डेट लेवल्स कैन लीड टू लोअर सॉवरेन रेटिंग्स बाय रेटिंग एजेंसीज विच कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। क्या कह रहे हैं इसमें? जो रेगुलरली हाई डेफिसिट और डेट लेवल्स जो ये मेंटेन है पिछले कुछ समय से, वो उसकी वजह से क्या हो सकता है? जो सॉवरेन रेटिंग है इंडिया की
जो इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, वो लो तो चलती ही आ रही है, लेकिन और लो हो सकती है, अभी का जो लेवल है उससे भी लो रेटिंग्स जा सकती हैं। ठीक है, ये अनदर कंसर्न इसमें शो किया गया है पब्लिक डेट मैनेजमेंट को लेकर के इंडिया में। फिर मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी एंड बर्डन ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स। अब मुझे नहीं लगता कि इसके, अभी तक तो यहाँ तक तो हो सकता है आप लोग को रटना भी पड़े, ये सारा डेटा भी रटना पड़ सकता है, लेकिन देश का बच्चा बच्चा अगर ये स्टेटमेंट पढ़ ले तो वो इमेजिन कर सकता है कि इसके अंडर में हमें क्या लिखना होगा। मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी का मिसयूज कैसे होता है? ब्राइबरी से। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। करप्शन, ब्राइबरी। ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो घूस बहुत लेते हैं, कुछ क्लर्क्स वगैरह जो होते हैं, मतलब आज के समय में इतना कॉमन हो गया है कि आप जब सरकारी ऑफिस जाते हो तो बहुत सारे आप लोग को ऐसे मिल सकते हैं। अभी न्यू ज्वाइनिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ पहले के समय के जो एल्डर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो जब तक आप उनको 100 रुपये नहीं पकड़ाओगे वो आपका काम कर देंगे, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको लटकाए रहेंगे 2-3 घंटा। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो ये जो करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक मनी का बहुत मिसयूज हो रहा है। तो जो पैसा सही जगह पे लगना चाहिए था, हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में लगना चाहिए था, वो लोगों की जेब में जा रहा है, कुछ घूसखोर लोग हैं उनकी जेब में जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर में सिटीजन्स हैं उनको ये सारे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, जो भी पब्लिक डेट की वजह से जो भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जो भी इम्पैक्ट होगा उसमें उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आगे जो फ्यूचर सिटीजन्स होंगे उनको, क्योंकि उनके समय पे हमारी इकॉनमी बिगड़ जाएगी, इकॉनमी का जो स्टेटस है वो बिगड़ जाएगा, और वो सारा इम्पैक्ट जो है किसको फेस करना पड़ेगा? नॉर्मल सिटीजन्स को। ठीक है, आम आदमी को वो सारे बर्डन्स, वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो सब फेस करने पड़ेंगे। फिर क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो लार्ज गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं। ठीक है, मतलब लार्ज गवर्नमेंट बोरोइंग्स मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है, वो क्राउड आउट कर सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बाय एब्सॉर्बिंग किसको? अवेलेबल फंड्स को एब्जॉर्ब करके, साथ किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली इम्पैक्ट हो सकता है। क्या कह रहे हैं? जो सरकार ने बड़ा बड़ा अमाउंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एरिया से, अलग अलग सोर्सेस से जो बोरोइंग्स ले रखी हैं, जो उधार ले रखे हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्राउड आउट हो सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है हमारे देश में। कैसे? अब जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ये तीनों जो आया था 1991 में, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसकी वजह से क्या चीज़ें बढ़ी थी? इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें बढ़ी थी, जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था, बाहर की कंपनीज आकर के हम में इन्वेस्ट कर रही थी हमारे देश में। ठीक है, तो क्राउड आउट मतलब होता है कि यहाँ पे क्राउड आउट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ तो को मैं अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ कि वो पर्सन मुझे यहाँ से क्राउड आउट कर रहा है, मतलब कि मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे सेंस में क्या मतलब होगा? क्राउड आउट का मतलब होगा कि भगाना, मेनली जो चांसेस हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, जो परसेंटेज है, मतलब आज के समय में, आज की डेट में जितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंट्री में, वो धीरे धीरे करके कम होते जाना आने वाले कुछ दिनों में। तो वो होता है मेनली क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट जो है वो गिर जाएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी कंट्री का, वो कंप्लीटली उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम का रिस्क होगा, मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे, उस पे क्या होगा? उसका उसके ऊपर, उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा कि वो अपने आप को कॉन्टिन्यूशन में नहीं रख पाएंगे, और अल्टीमेटली बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो उसमें काफ़ी सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे चेन रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, अब इनका सल्यूशन क्या है? ये कैसे, ये जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या क्या जितने भी 5-6 कंसर्न्स पढ़े, उन कंसर्न्स का सल्यूशन मेनली है क्या? उनका मेनली सल्यूशन है, सबसे पहला है रेस एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, रेस एडिशनल रेवेन्यू, इसमें क्या कह रहे हैं? इनहांस करना टैक्स कलेक्शन को, और साथ ही साथ कंप्लायंस करना। देखो, टैक्स कलेक्शन
कैसे? ऐसा नहीं है कि आज के समय में क्या सरकार कम टैक्स ले रही है हमसे? ऐसा है क्या कुछ? मतलब आप में से कोई ऐसा कमेंट कर सकता है कि मैम मुझसे सरकार कम पैसा ले रही है? मेरी भले सैलरी इतनी है लेकिन सरकार मुझसे इतना कम पैसा ले रही है? नहीं, सरकार नहीं लेती है कम। इट्स जस्ट दैट कि अगर मेरी और आपकी सैलरी सेम है और आपसे सरकार कम पैसा ले रही है, तो उसमें आप ही का कुछ किया होगा, कि आपने कुछ शो किया होगा कि जिसकी वजह से आपके ऊपर इम्पोज ही कम हो रहा होगा। तो यहाँ पे इनहांस टैक्स कलेक्शन की बात, इससे ये तात्पर्य ये है, ये इसमें ये शो कर रहे हैं कि एक तो जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है, देश में, उसको खत्म करना, डिस्क्रिपेंसीज जितनी भी हैं उसको खत्म करना। और जितना रेवेन्यू सरकार एक्सपेक्ट करती है, अब रेवेन्यू कैसे एक्सपेक्ट करती है साल भर का, कि इतना रेवेन्यू आएगा टैक्सेशन से, वो लोगों की सैलरी देख करके, लोगों की इनकम देख करके, साल भर का डेटा निकाल करके ये करती है ना। तो अब लेकिन उतना तो पैसा आया नहीं, तो कहीं तो दिक्कत है ना, कहीं तो डिस्क्रिपेंसी है। तो जितना एक्चुअली में लोगों की इनकम है उसको देखो और उतना ही रेवेन्यू जनरेट करो। ये इसका मेन मतलब हुआ इनहांस टैक्स कलेक्शन और कंप्लायंस। कंप्लायंस यहाँ पे मतलब हो गया, कंप्लायंस में नहीं मतलब होता है कि मतलब मैं कि अगर कहूँ कि मैं मान लो सिक्योरिटीज में कुछ काम करती हूँ, ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट में मैं जॉब करती हूँ, तो उसमें मैं सारे सिक्योरिटीज सेबी के जितने भी रूल्स हैं, सेबी के जितने भी रूल्स हैं उसको उसके रिगार्डिंग कंप्लायंट हूँ कि नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सेबी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन के और हमारे कंट्री के जो टैक्सेशन सिस्टम है, तो जो जो रूल्स मुझ पे रेगुलेशन से अप्लाई होते हैं वो मैं फॉलो कर रही हूँ कि नहीं, ये भी सरकार ध्यान में रखे, ठीक है। फिर दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग। इसमें क्या कह रहे हैं, एडिशनल रेवेन्यू रेस करना, किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग से, और साथ ही साथ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू टैक्सेस, इस सिस्टम को अडॉप्ट करके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देश में लाया जाए, जिसकी वजह से जो बेटर रेवेन्यू है वो जनरेट हो इकोनॉमी में। फिर डिसइन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट। इसमें इसमें क्या कह रहे हैं कि परस्यू करना डिसइन्वेस्टमेंट को, स्ट्रेटेजिक असेट मैनेजमेंट को, जिससे कि ऑप्टिमाइज कर सके गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और रिड्यूस कर सके एक्सेसिव बोरोइंग। मतलब जितना अमाउंट मतलब टोटल इंडिया में सरकार, बीट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना भी एक्सटर्नल सोर्सेस से या इंटरनल सोर्सेस से बोरोइंग कर रहा है, वो उधार ले रहा है, उसको धीरे धीरे करके इतना ज्यादा एक्सेसिव बोरोइंग को कम करते जाना धीरे धीरे, ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ देखो, इसमें आगे क्या आ जाता है, रीओरिएंट करना स्पेंडिंग को इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या कह रहे हैं, एक बारी के लिए फिर से सोचना, ठीक है, कि इस पे स्पेंड करना चाहिए या किस पे स्पेंड नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन में नहीं करना। प्राइवेटाइजेशन मैंने नहीं बोला, लेट मी बी वेरी क्लियर अगेन, मैंने बोला प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना। अब मान लो इस साल सरकार ने 2024 में प्लान बना लिया कि हम लोग जितना भी रेवेन्यू आया है उससे हम लोग कुछ 15 प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जो कि मतलब उस प्रोजेक्ट्स में पॉलिसीज भी आ जाती हैं और कुछ फिजिकल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो अब मान लो उसमें से हम लोग ने बात की थी, इससे पहले एग्जांपल ये था कि 23 प्रोजेक्ट प्लान किए हैं करने को, उसमें लेकिन सारा का सारा पैसा कंज्यूम हो गया किसमें, 19 प्रोजेक्ट्स में, वो बचे 4 प्रोजेक्ट्स। अब उसके लिए पब्लिक डेट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा सरकार को। तो ये उधार वाली सिचुएशन को कैसे रोक सकते हैं सरकार? वो रोक सकती है सरकार प्रायोरिटाइज करके, ठीक है। मान लो कि उसके पास, उसने कैलकुलेट कर लिया पहले से ही कि उसके पास 15 प्रोजेक्ट्स का ही पैसा है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो क्या करेगी, वो, लेकिन उसने साल भर में सोचा था कि हम 21 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम करेंगे। अब इसमें से इसको 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम करने पड़ेंगे। उसको सोचना पड़ेगा कि इन 21 प्रोजेक्ट्स में से कौन से 15 टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है इन सारे 21 में से। तो वो खाली उन्हीं सब में काम करेगी, उन्हीं सबको इस साल इम्प्लीमेंट करेगी, उन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स में इस साल वो पैसा लगाएगी। तो ये हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में प्रायोरिटाइज करना इन्वेस्टमेंट को। और वो कौन कौन से हो जाते हैं, मतलब अगर नॉर्मल रियल लाइफ में देखें तो गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स में प्रायोरिटाइज करती है इन्वेस्टमेंट को, वो करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मिली जो रोड्स और ये सारी चीज़ें बनती हैं वो, साथ ही साथ
ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बहुत बड़ा। एजुकेशन में ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को कैपिटल, ह्यूमन कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, वो किया जाता है एजुकेशन के द्वारा। ग्रीन इनिशिएटिव मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किसी भी सेक्टर में जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि हमारा जो इंडिया का 2030 तक गोल अचीव करने का एक टारगेट है, सस्टेनेबल गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जो हम लोग जैसे कहते हैं। तो अगर उसके उस पाथ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ठीक है, उस पाथ पे कोई इन्वेस्टमेंट का टारगेट, किसी भी कंपनी का टारगेट है, तो उस सेक्टर में, उस लाइन में इन्वेस्टमेंट करना, ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ प्रायोरिटाइज, मतलब किस किस सेक्टर में या किस किस लाइन में प्रायोरिटाइजेशन करती है इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यहाँ पे PSUs को मैंने फुल फॉर्म में नहीं लिखा है, आप लोग खुद देख लेना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसका फुल फॉर्म होता है PSUs का, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन करना उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सिंपल भाषा में समझ लो, इसकी तो वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सरकारी कंपनी, ठीक है, सरकार की जो कंपनीज होती हैं, सिंपल भाषा में इतना समझ लो, वो होती हैं PSUs। तो वो ऐसी सरकार की कंपनीज जो कि लॉस में चल रही हैं, ठीक है। लॉस में कोई भी कंपनी कैसे चलती है जिसमें जिसका लॉस ज्यादा हो रहा हो, मतलब कि अच्छा नहीं, पूरी इकोनॉमिक्स मत समझो, एक फॉर्मूले से समझ लो मेनली। ऐसा सिचुएशन कि मान लो कौन सी कंपनी हो गई, एक कंपनी है ABCD, ठीक है, एक कंपनी है देश में ABCD, और वो क्या करती है, वो बनाती है चेयर्स। एक कंपनी है ABCD जो कि चेयर्स बनाती है, उसका बस सीधा सा ये समझ लो, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चूज माई पेन। हाँ, जब किसी भी कंपनी का कॉस्ट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसके रेवेन्यू से, ठीक है। अब भाई मैं, अगर मेरी कोई कंपनी है, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी कि एक यूनिट ऑफ चेयर, मतलब कौन सी कंपनी है मेरी, मैं टॉप्स बनाती हूँ, लड़कियों के जो टॉप्स होते हैं, T-शर्ट्स होते हैं, वो मैं बनाती हूँ। तो एक T-शर्ट बनाने के लिए मान लो मुझे 5 रुपए लग रहे हैं एक T-शर्ट बनाने के लिए, ठीक है, 5 रुपीज अगर लग रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जो मेरे पास उस T-शर्ट को बिकने के बाद टोटल जो पैसा आए, तो वो आए 8 रुपए, 3 रुपए का तो एटलीस्ट मुझे फायदा हो। ये मेरी कंपनी का मैं बता रही हूँ कि अगर मेरी कंपनी होगी तो मैं इतना तो मार्जिन एक्सपेक्ट करूंगी कि 3 रुपए का तो प्रॉफिट हो। लेकिन यहीं पे जो 5 रुपए क्या है, टोटल उस T-शर्ट को बनाने का प्राइस, ठीक है, ये 5 रुपए हो जाता है कॉस्ट, और ये 8 रुपए क्या है, रेवेन्यू, ठीक है, कितना मतलब उसमें उस T-शर्ट को बिकने के बाद आखिर में कितना मेरे पास पैसा आया, ठीक है, वो हो जाता है रेवेन्यू। तो लेकिन ऐसा सिचुएशन जहां पे कॉस्ट ही ज्यादा हो गई है, किससे, रेवेन्यू से। मान लो T-शर्ट बनी है 5 रुपए की, लेकिन उसकी बिक्री हुई है 3 रुपए की, कोई फायदा हुआ उस T-शर्ट को बनाने का, नहीं। तो ये हो जाता है लॉस, मतलब ये मेरी होता है सिचुएशन कि कोई भी कंपनी कब लॉस मेकिंग कंपनी होती है, वो कंपनी जो कि जिसका कॉस्ट ज्यादा होता है और रेवेन्यू से, उसके रेवेन्यू से साल भर के, तो वो हो जाती है लॉस मेकिंग कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका एक एग्जांपल है जैसे एयर इंडिया। एयर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया गया है, इसमें प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है, उसको डिस इन्वेस्टमेंट अगर किया गया उसमें, ये एक एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है PPP मॉडल इन सोशल स्कीम्स। कुछ सोशल स्कीम्स चलाती है सरकार, तो गवर्नमेंट जो है वो सोच सकती है, इट मे थिंक ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें क्या है कि कंप्लीटली मान लो पैसा कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करके, ये नहीं है कि पूरा 100% बेच दो प्राइवेट कंपनी को, नहीं, 50% या 51% गवर्नमेंट ने रख लिया, 49% किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो ऐसे 50-50 का या 49-51 का पार्टनरशिप करके PPP मॉडल जिसे कहते हैं, वो कई सारे स्कीम्स में चला सकती है, जिससे उसका भी पैसा बचे और फायदा हो किसका, प्राइवेट कंपनीज का भी। एक एग्जाम्पल हो जाता है इसका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो पब्लिक डेट है उसको सरकार को पैसा बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, खुद उसके पास जितना पैसा है वो उतना पैसा लगाएगी, और प्राइवेट कंपनी उतना पैसा लगाएगी जितना उसके पास पैसा है, साथ में ये दोनों इस स्कीम पे और इसी के जैसी और भी स्कीम्स पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिसकी वजह से पब्लिक डेट जो है, ये कुछ यहाँ पे 3 तरीके थे, 3
पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए कि कैसे पब्लिक डेट जो है इंडिया में कम हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट डाउन कर देना, हम लोग, मैं या मेरी टीम उस कमेंट्स को एनालाइज करके आप लोग के क्वेश्चंस पिकअप करके उस पर इसी वीडियो का पार्ट 2 बना देंगे हम लोग, जिसमें हम लोग कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा इस टॉपिक के रिलेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल दूसरे नए हमारे ट्रेंडिंग कोई करेंट अफेयर्स के टॉपिक पे। और अगर ऐसा कोई और टॉपिक है जो कि आप लोग जो चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं या इस चैनल पे डिस्कस किया जाए, उस पर फटाफट से आप लोग को अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो उस पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई जाए तो कमेंट कर देना वो टॉपिक, हम लोग उस पर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगेन वीडियो का एंड करने के पहले ये हमारे कुछ अकाउंट्स हैं, दैट इज टेलीग्राम अकाउंट है इंडिया वेब प्रेप का, फेसबुक अकाउंट है, हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब। जिस भी प्लेटफॉर्म को, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स को आप लोग ज़्यादा फॉलो करते हो आप लोग हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हमारी वीडियोस का लिंक, और जो जो ये तो चलो रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, कभी कभार मैराथन जैसे हम लोग कर रहे हैं तो वो सब लाइव सेशंस होते हैं, तो उसकी लिंक आप लोग को शेयर हो जाएगी काफ़ी टाइम पहले ही। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप लोग को इसके पीपीटीज या नोट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। तो आप लोग जहाँ पे भी जिस भी अकाउंट को, जिस भी प्लेटफॉर्म को ज़्यादा फॉलो करते हो उससे हमें हमारे साथ जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।